Okay. Good afternoon, my dear student, and very sorry for the last glitch जो नेटवर्क इंटरनेट के वजह से जो हुआ है. So let's begin our class on the नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री. सो नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है आपका फॉर्मेशन जो अर्ली फॉर्मेशंस था किंगडम्स लोग के बारे में, और उसके बाद ब्रिटिश आने के बाद वो किस तरह से स्लोली स्लोली पूरा एक्सपेंशन करता है हिल के बारे में, वो भी हम लोग देख लिया है. तो आज का जो क्लास होगा उसको समझने से पहले आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दिस मैप. पहला, गारो यहाँ पे है, गारो हिल्स, ठीक है. काशी हिल को कैसे एक्सपांशन करके कैसे अपना अंदर में एनेक्स करता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में देखा है. जैंटिया हिल्स को भी कैसे वो स्टार्ट करता है ऑलरेडी हम लोग देख चुका है. तो आज का क्लास में वी विल अंडरस्टैंड गारो हिल्स को वो क्यों लेता है, क्योंकि वो सुरमा रिवर का बहुत सामने होता है और वो बांग्लादेश यानी कि उस समय का जो अनडिवाइडेड बांग्ला होता है उसका बहुत नज़दीक है. उसके अलावा मिज़ो हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है, वो लोग को कैसे वो कैप्चर करता है. उसके बाद ये जितना एरिया है यहाँ पे ये जितना देख रहे हैं मिसमी हिल, दफला हिल्स, ये सब पूरा असम का, यानी कि दे वेयर दिस हिल पार्ट वेयर पार्ट ऑफ द नॉर्थन असम, ये तो आपको ऑलरेडी पता है. तो वोलू का जो एक्सपांशन होता है फॉर द हिल्स, वो बेसिकली पहला रीज़न यहाँ पे रिसोर्सेस होता है. दूसरा रीज़न वो यहाँ पे रास्ता बनाना चाहता है, यानी कि ये असम हो गया, यहाँ से सीधा रास्ता बना के इजीली यहाँ तक पहुँचने का वो लोग का टेक्निक होता है. थर्ड रीज़न होता है कि वो चाहता है कि ये जो रीजन एक बफर जोन बने वो लोग के लिए, बर्मा के साथ, जो बर्मा ये इस साइड में है उसके साथ एक बफर जोन बने और वो लोग के लिए डिफिकल्ट ना हो. ठीक है, तो इसलिए अभी लेट्स स्टार्ट एनेक्सेशन ऑफ द गारो हिल्स. तो पहला, गारो हिल्स के समय में, अगर मैप को हम दोबारा आपको दिखा रहे हैं, गारो हिल्स का समय में बहुत छोटा छोटा ज़मींदारी सिस्टम था ये जगह में. और ऑलरेडी वो लोग का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है अपना ही ज़मींदार लोग के साथ, लोकल गारोस लोग का ट्राइबल्स के साथ पहले से होता है. तो जब अर्ली कंट्रोल समय में यानी कि 1765 में आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो चाहता है कि गारो हिल्स को कंट्रोल करे, ताकि वहाँ से आपका काशी हिल का थ्रू रास्ता बना के सुरमा रिवर जहाँ से उसका जो रेवेन्यू जाता है ना, जहाँ से है उसको एग्री करता है. लेकिन बाद में टेंशन तब राइज होता है जब इकोनॉमिक टैक्सेशन लगाता है. ब्रिटिश जो आने के बाद गारो हिल्स में बहुत तरह का टैक्सेस, जैसे कि हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, इस तरह का टैक्सेस लगाता है, जिसकी वजह से गारो को लगता है ये बेसिकली एक इंसल्ट है टू देयर इंडिपेंडेंस. तब जाके कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है. ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपांशन का जो रोल होता है वो आपका डेविड स्कॉट का रोल होता है. डेविड स्कॉट जितना भी मतलब कोशिश करता है कि गारोस के साथ जो एनेक्सेशन का हो, एनेक्सेशन से पहले वो एक ट्रेड का इन्फ्लुएंस रख सके गारो के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल होता है. इसीलिए ब्रिटिश के पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि गारोस लोग टैक्सेस को पे नहीं करके वो लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश का जो एरिया है उसका जो ट्रेडिंग एरिया है वहाँ पे जाके वो लोग रेड करता है. दैट्स वाई फाइनल बैटल जो आपका 1874 में ट्री पॉन्ड अटैक्स करता है. ट्री पॉन्ड अटैक्स मतलब ये आपका गारो हिल हो गया. तो तब तक वो लोग खासी हिल से वो लोग आता है ना, ये साइड से आता है, फिर ये साइड से आता है और ये साइड से, यानी कि ट्री साइड से आके एक साथ में वो लोग को अटैक करता है. और इसीलिए ये जो गारो लोग का हिस्ट्री में गारो का हीरो, ठीक है, पा तोगम संगमा, ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंट हीरोज ऑफ द गारोस, जो अपना जो बैटल है अगेंस्ट द ब्रिटिश वो लड़ता है इन रोंगरे ग्रीन. तो यहाँ पे वो लड़ता है और उसके बाद डिस्पाइट यूजिंग ए ट्रेडिशनल वेपन पूरा एक साल तक पूरा गारो हिल्स को वो प्रोटेक्ट करने में कामयाब होता है. फिर भी ब्रिटिश का जो एडवांस जो वेपन्स टेक्नोलॉजी है उसको वो टैकल नहीं कर सकता है, ना से रिजल्ट वो ब्रिटिश जो आगे जाके गारो हिल्स को 1873 में एनेक्स करता है. तो ये 1873 का डेट आपका एग्जाम का प्रीलिम्स के लिए बहुत काम आएगा, तो उसको आपको याद करना है. ठीक है, उसके बाद आता है एनेक्सेशन ऑफ द नागा हिल्स. अगर आप ध्यान से देखें, जैसे आपका अभी अभी हम लोग देखा है आपका मेघालय हिल्स है ना, तो मेघालय हिल्स को एक्सपांड करने के बाद उसका बेसिक टारगेट होता है कि वो नागा हिल्स, ये जो रीजन है यहाँ पे देख रहे हैं, ये हिल्स को वो पकड़ना चाहता है. नागा हिल्स को इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि नागा में रिसोर्सेस होता है. उसके अलावा यहाँ से देखो, नागा से ये बाकी जो एरिया है वो एरिया में इजीली उसके लिए रास्ता बन के जा सकता है. और ये साइड में जो असम का रीजन है वहाँ से ऑल द वे वो इजीली रास्ता बना सकता है. तो दस वेर बेसिक रीजन. नाउ ऑफ ऑल द ट्राइबल्स, नागास वेर कंसिडर्ड as सबसे फ्यूरियस है ना, और बहुत मतलब गोरेला वारफेयर टैक्टिक्स वो लोग का बहुत जाना जाता था. तो नागा को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश को सबसे लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट बैटल लड़ना पड़ा है नागा लोग को कंपेयर मतलब कंट्रोल करने के लिए. तो पहला कंटेक्ट नागा लोग के साथ 1832 में होता है. 1832 में ब्रिटिश का जो कैप्टन है जेंकिंस
पेम्बरटन एंड गॉर्डन, वो दोनों क्या करता है, असम और मणिपुर का एरिया में रास्ता ढूंढने के लिए आता है और उसी समय में वो नागालैंड हिल्स में एंटर करता है। तो वो लोग के पास ओरिजिनली वो लोग का टारगेट ये होता है कि वो लोग शॉर्टकट बना सके असम मणिपुर का रास्ता में, और इसीलिए नागा हिल का एक्सपेंशन वो लोग स्टार्ट करता है। तो जैसे ही आपका कैप्टन जैकिंस और पिम्बरटन का मतलब इंक्लूजन आ जाता है, वो लोग हिल में एंटर करता है, तो नागा सो इट एज ए इंट्रूजन एज ए टू देयर लाइफ, मतलब नागा को पसंद नहीं होता है ब्रिटिश का ये इंट्रूजन। तो नागा एक पॉलिसी यूज करता है नॉन एज स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, इसको याद करो, मेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी ऐसे पॉलिसी है कि नागास को पता है ब्रिटिश लोग का वेपनरी बहुत एडवांस है, मिलिट्री एडवांस है, इसीलिए नागा लोग क्या करता है, अपना जितना विलेजेस, अपना जितना क्रॉप्स होता है उसको बर्न करता है। ये थ्योरी के अंदर में, ये पॉलिसी के अंदर में वो अपना विलेज, ठीक है, अपना जो विलेजेस है वो विलेज को बर्न कर देता है। उसके अलावा अपना जो क्रॉप्स है उसको भी बर्न कर देता है। वो इसलिए बर्न करता है क्योंकि ब्रिटिश लोग के पास ना रहने का जगह हो, ना खाने का कुछ हो, और उसकी वजह से वो लोग जो ब्रिटिश जो नागा को कैप्चर ना कर सके। तो दैट वाज देयर पॉलिसी, ठीक है। तो यही पॉलिसी को वो लोग यूज करते हुए ब्रिटिश को ऑलमोस्ट 20 ईयर्स वो लोग मतलब बाहर रख सकता है। लेकिन बाद में इन 1851 यानी कि ऑलमोस्ट आफ्टर 20 ईयर्स ब्रिटिश जो बहुत तकलीफ से एक मिलिट्री पोस्ट वो लोग डाल सकता है, कोहिमा में वो लोग एक मिलिट्री पोस्ट को डाल देता है। और उस समय में सबसे डेंजर से जो अपोज करता है वो आपका अंगामी नागास है। अंगामी नागास वेर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप ऑफ द नागास, जो मासिव लॉन्च अटैक आपका ब्रिटिश में करता है जब वो लोग मिलिट्री पोस्ट कोहिमा में डाल के आता है। उसके अलावा आपका जो कोन्याक नागा, ठीक है, नागास लोग का भी बहुत ट्राइब है। कोन्याक नागास, ब्रिटिश का फर्स्ट एनकाउंटर विद कोन्याक नागास ये था कि ब्रिटिश केम टू नो कि दोज पीपल वेर नोन एज द हेड हंटर्स। वो लोग हेड हंटिंग करता था, वो लोग का हेड जो वो लोग का प्राइस होता था, वॉरियर प्राइस, ठीक है। सो उसी के चलते ब्रिटिश पोस्ट स्टैब्लिश करता है आपका कोहिमा में। आफ्टर दैट नागास को वो 1880 में डिफीट करता है। उसके बाद ब्रिटिश अंडरस्टैंड्स कि ये जो एरिया है इसको वो छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे मतलब कुछ समय के बाद फिर से ट्राइबल रिवोल्ट कर सकता है, इसीलिए वो कम्प्लीटली ये एरिया को 1881 तक वो अपना एनेक्स करके अपना वहाँ में परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस रखता है, ताकि वो जो नागालैंड का जो एरिया है वो एक बफर जोन बने विद द बर्मिस एरिया। ओके। और आपको पता है नागालैंड मणिपुर ये लोग वो एरिया है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसको हम लोग आगे क्लासेस में फिर देखेगा, वर्ल्ड वार का जो हिस्ट्री में फिर से दोबारा देखेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स एनेक्सेशन ऑफ द लूसिया हिल्स। एनेक्सेशन ऑफ द लूसिया हिल्स, लूसिया हिल्स का मतलब मिजोरम, मिजोरम लूसिया मतलब मिजो पीपल को हम लूसिया पीपल बोलता है, और लूसिया हिल्स मीन्स वो एरिया जहाँ पे आपका मिजोरम का पीपल रहता है, ठीक है। तो ये जो लूसिया ट्राइब्स में है, नागा के बाद दे वेर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ओपोनेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर फॉर द ब्रिटिश, ठीक है। दे वेर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवलसम, ट्रैवलसम इसलिए क्योंकि ये जो लूसिया पीपल है ये लोग ऑल द वे, अगर आप मैप देखेगा, ठीक है, लूसिया पीपल ऑल द वे फ्रॉम द ट्राइबल हिल्स ये लोग आता था, यहाँ से आके वो लोग असम का टी गार्डन को रेड करता था, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा ट्राइब्स लोग यहाँ से आके बांग्लादेश यानी कि बंगाल का जो रीजन है वहाँ का जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स होता था उसको वो लोग मतलब रेड करता था, मतलब लूटता था, ठीक है। सो इसीलिए बेसिकली फॉर द टी गार्डन कनेक्शन ब्रिटिश जो आपका कछार और आपका जो सिलियत का रीजन, सिलियत जो अभी करेंदे बांग्लादेश में मैक्सिमम पार्ट चला गया है, तो ये सब रीजन में ना टी का प्लांटेशन करता है क्योंकि वहाँ में बहुत फर्टाइल था। तो ये लूसिया लोग क्या करता था, मिजोस लोग ऑल द वे वहाँ जाके वो लोग रेड करता था। सो ऐसे करते करते आफ्टर 1840 में ब्रिटिश के पास और ऑप्शन नहीं होता है कि वो क्या करता है, आपका जितना भी इन्वेजन्स ऑफ द मिजोस है उसको टैकल करने के लिए मिजो हिल यानी कि लूसिया हिल में वो लोग अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करता है, जिसके चलते वो उसको आगे जाके कैप्चर करता है, ठीक है। तो एग्जाम प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव से लूजिया एक्सपांशन जो होता है वो आपका 1889 से लेके 1890 में स्टार्ट होता है। ये एक्सपांशन हिल एक्सपांशन पूछा जा सकता है, जैसे अरुणाचल का सिलेबस में हमारा जो एक्सपांशन है अबोर एक्सपांशन, दफला एक्सपांशन, ये पूछा जा सकता है। और वैसे ही लूसे एक्सपांशन जो है, एक्सपेडिशन जो है, एक्सपांशन एक्सपेडिशन ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ये आपका 1883 में 1889 में स्टार्ट करता है। तो ये एक्सपांशन को स्टार्ट करके सपोज ये आपका लूसिया हिल है मिजोरम, दे अंडरस्टूड कि यहाँ का पीपल को एक साथ में रखना डिफिकल्ट हो सकता है फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए
वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है इसको। वो डिवाइड करके जो नॉर्थ लूसिया हिल्स है उसको वो असम गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि असम इसके सामने में है ना, असम गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन के अंदर में रख देता है। और साउथ लूसिया हिल्स जो है उसको फिर बांग्ला, उस समय में अनडिवाइडेड बांग्ला था, उसके अंदर में रखता है। ठीक है। और ये एक्सपांशन यानी कि ये डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन तब तक होता है टिल 1898 तक। 1898 के बाद ये तब तक होता है। उसके बाद 1905 में ये फिर से ज्वाइन क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर बांग्ला को डिवाइड करता है, होल ऑफ द बांग्ला को वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसको तो आपको पता है, बांग्ला का डिवीजन हो जाता है नॉर्थ और साउथ रीजन में आपका लॉर्ड रिपन के समय में। तो उसका डिवीजन में क्या हो जाता है, आपका मिजोरम का ये फायदा होता है कि उसका नॉर्थ और साउथ हिल को दोबारा ज्वाइन किया जाता है अंडर सिंगल जुरिडिक्शन। और ये जुरिडिक्शन आपका असम के अंदर में आ जाता है, यानी कि बंगाल को ये साउथ का जो जुरिडिक्शन दिया था उसको हटाता है। और असम का जुरिडिक्शन के अंदर में वो तब तक रहता है इंडिपेंडेंस तक। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस मिजोरम क्या होता है, 1987 में वो स्टेटहुड ऑब्टेन करता है अलोंग विद अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये टेबल है एक समराइज क्विक टेबल जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी होगा। प्रीलिम्स में ये डाटा चाहिए होगा। जैसे आपको पूछ सकता है कि गारो हिल्स का एनेक्सेशन कब हुआ, ये ईयर याद करो प्रीलिम्स में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सिलेबस में है। नागा हिल्स बोलने से 1881। ठीक है, उसके बाद लूसिया हिल्स बोलने से 1890। ये डेट लुक को ज़रूरी है, कब कब एक्सपांशन हुआ। डन। नाउ बेसिक रीजन, हम लोग को ये रीजन जानना है और ये आपका मेंस का पर्सपेक्टिव से हम आपको पढ़ा रहा है। बेसिक रीजन कि ब्रिटिश क्यों चाहता था ये हिल का एनेक्सेशन करना और ये हिल का एक्सपेडिशन और एक्सपांशन करना। तो फर्स्ट रीजन होता है सिक्योरिटी के लिए। ब्रिटिश चाहता था कि ये जो ट्राइबल्स लोग, ब्रिटिश का जो प्लांटेशन है स्पेशली टी, ब्रिटिश जब असम एंटर करता है उसको असम का प्लांटेशन, अपर असम लोअर असम लोग प्लांटेशन जो होता है टी को लेके, उसको वो उसका बिजनेस होता है, प्राइवेट बिजनेस। सो इसीलिए वो चाहता है कि उसमें सिक्योरिटी हो, ट्राइबल्स लोग आके उसको रेड ना करे। दूसरा, वो एक कम्युनिकेशन रास्ता बनाना चाहता है ऑल द नॉर्थ ईस्ट का जो जितना भी स्टेट है कनेक्ट करके। और हर जो रास्ता होगा वो असम से कनेक्ट करेगा, असम, मणिपुर और इवन बर्मा के साथ, ताकि वो ट्रेड अफेयर्स प्रॉपरली कर सके। दूसरा, वो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता था, है ना, सबसे। उसके बाद वो बफर जोन, लाइक आई अर्लियर सेड, ब्रिटिश एक बफर जोन बनाना चाहता था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड बर्मिस एम्पायर। ठीक है, सो दीज आर द रीजन। उसके बाद ब्रिटिश का जो पॉलिसीज इन द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ असम एंड क्रिएशन ऑफ द मैकमोन के बारे में हम देखेगा। रिमेंबर, नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ असम मतलब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक है जो आके जाके नेफा बनता है और वो आगे जाके अरुणाचल प्रदेश बनता है। ये चीज़ याद रखो। ठीक है, तो इसीलिए अभी जैसे ब्रिटिश यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में घुस गया, एवरी स्टेट्स लोग को एनेक्स करने लग गया, तो ब्रिटिश को ज़रूरी हो जाता है कि इतनी से क्लियर बाउंड्री, हर एक स्टेट का क्लियर बाउंड्री होता है, क्योंकि उसमें सब क्लियर बाउंड्री होने से उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट के वजह से उसको क्लियर बाउंड्री होता है होगा। जैसे असम का जो रीजन होता है उसमें ब्रिटिश देखा है, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पे टी प्लांटेशन, स्पेशली असम में टी प्लांटेशन का बहुत अच्छा सोयल होता है। और उसके अलावा इन यहाँ पे टी पेट्रोलियम के बारे में हम लिख रहे हैं, पेट्रोलियम एंड कोयल के बारे में। इन 1867 ये जो ब्रिटिश ना एक एक्सपेडिशन स्टार्ट करता है, ऐसा एक्सपेडिशन जो पेट्रोलियम और कोयल के लिए होता है। आगे जाके 1889 में पहली बार दिग्बोय, आप लोग सब मालूम है दिग्बोय कहाँ है, असम में है ना, दिग्बोय में ऑयल स्ट्रक करता है एंड दे अंडरस्टूड कि असम एक बहुत ही बेहतरीन ऑयल रिजर्व है। दैट्स वाई वो लोग को क्लियर कट बाउंड्री चाहिए अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। उसके अलावा असम में रबर, रबर के अलावा सॉल्ट, ठीक है, आपका जो रॉक सॉल्ट होता है जिसको हम ब्रिम बोलता है, ये सब सॉल्ट जो बहुत फेमस था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, स्पेशली नागालैंड के एरिया में और नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ असम के रीजन में एंड असम रीजन में। तो ये सब ब्रिटिश को चाहिए था फॉर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो इसीलिए वो लॉ एंड ऑर्डर डालता है ताकि आपका जो ट्राइबल्स है वो लोग रेट ना करे और साथ ही साथ आउटसाइड से इंटरफेरेंस ना हो, दैट मीन्स बर्मीज का इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, एंड नॉर्थर्न फ्रंटियर में सबसे पहला उसका जो अबोर एक्सपेडिशन ऑफ 1911, इसको भी डेट में याद करो प्रीलिम्स के लिए। 1911 में अबोर एक्सपेडिशन चल जाता है। उसके बाद वो लोग को क्लियर कट आइडिया होता है कि कहाँ से बाउंड्री बनाए, किसको इनर लाइन और किसको आउटर लाइन बनाए। डन। So after that let's understand about Pusa, Dors, Kotokis and trade and military expeditions of the ब्रिटिश। ठीक है, तो सबसे पहले हम डोर्स के बारे में देखेगा। डोर्स, डोर
यानी कि दोर्स बेसिकली इट मीन्स ए फर्टाइल स्ट्राइप ऑफ लैंड एट द फुल हिल्स ऑफ द हिमालय। सो ये जो हिमालय का रीजन में स्पेशली एरियाज लाइक जैसे बालापारा, बालपारा, सडिया रीजन हो गया है ना, आपका दारांग रीजन हो गया, लखीमपुर हो गया है ना, कामरूप हो गया, गोलापारा हो गया, नौगांव रीजन हो गया, ये सब वो रीजन है जहाँ में ना फर्टाइल लैंड्स होता है। ऐसा फर्टाइल लैंड जहाँ पे टी के अलावा आपको ऑयल का मिलने का चांसेस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस मिलता है, रॉक गार्डन्स सॉरी रॉक सॉइल्स मिलता है। सो ब्रिटिश क्या करता है, इस तरह से पर्टिकुलर एरियाज को वो दौर बोल के मार्क करता है। एंड दौर जो वो एरिया है जो एक गेटवे, यानी कि इट्स ए गेटवे टू द फर्टाइल प्लेस। सो इसलिए अपना बिजनेस के लिए वो लोग ये एरियाज लोग को मार्क करके रखता है। तो होल ऑफ द ईस्टर्न एरिया, यानी कि पूरा इंडिया मैप को अगर आप देखें, ये पूरा ईस्टर्न एरियाज में वो 18 डोर्स वो मार्क करता है, जिसमें से 7 डोर्स आपका असम में होता है और 11 आपका बंगाल में होता है। ये वो प्लेसेस है जहाँ से सबसे ज़्यादा आपका कल्टीवेशन निकलता है, जैसे टी का हो गया, और उसी से उसका ट्रेड एंड ट्रैवल बिटवीन द हिल्स वो किया जाता है। इसलिए उसको एक डोर्स बेसिकली एक बफर जोन की तरह वो देखता है। और ऐसा लैंड, फर्टाइल लैंड जहाँ में उसका टी एसेट को वो ग्रो करता है, एज वेल एज अदर एग्रीकल्चर एसेट्स को, जैसे आपका राइस क्रॉप हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स सी द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द रेवेन्यू। तो ये जो दौर जो होता है डुअल कंट्रोल, स्पेशली दोर्स को लेके, दोर्स को ब्रिटिश आने के बाद वो कंट्रोल करता है, लेकिन उससे पहले दोर्स लोग का जो हकदार था वो वहाँ का लोकल हिल चीफ्स था। तो ब्रिटिश में ये जो शेयर्ड अथॉरिटी का जो कंसेप्ट आ जाता है, उसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है। दूसरा, पूसा कनेक्शन। ब्रिटिश जो ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द हिल जो है टू कलेक्ट पूसा, उसके बारे में भी अभी हम लोग देखेगा, उसको वो खत्म करना चाहता था। ठीक है। दूसरा, एनेक्सेशन से वो कंप्लीट दोर्स को अपना अंदर में, बंगाल्स का और असम का वो अपना अंदर में रखना चाहता था, ताकि एवरी रेवेन्यू सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाए। तो ये याद रखो प्रीलिम्स के लिए, असम का दौर को वो 1841 में कंप्लीटली अपना अंदर लेता है, और बंगाल का दौर को भूटान से लड़ के वो 1862 में, सॉरी 1864 में वो लेता है। डन। उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, दोर्स को कंट्रोल करके वो कंप्लीट टी कल्टीवेशन अपना अंदर में ले जाता है। उसके बाद फॉरेस्ट एरिया में टिम्बर रिसोर्स का कल्टीवेशन वो स्टार्ट करता है। और सिंस नॉर्थ ईस्टर्न का जो सॉइल है इट्स इज़ वेरी गुड फॉर राइस एंड जूट कल्टीवेशन, तो ये कल्टीवेशन को वो प्राइवेट प्रैक्टिस के हिसाब से वो इंक्रीज करता है, और इसमें अपना रेवेन्यू टैक्सेस को वो इंक्रीज करता है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें, वो एवरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक रास्ता बनाता है, एक कम्युनिकेशन रास्ता, ताकि वो दौर, ये पर्टिकुलर जो दौर से वहाँ से आप प्रोडक्ट को लेके वो उसको ऑल द वे कोलकाता, जो उसका मेन सेंटर है, उस समय में कलकत्ता बोलता था, वहाँ में वो ले जाए, ताकि वो उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, है ना, एक्सपोर्ट कर सके। उसके बाद एवरी डोर्स का जो एरिया है वहाँ में मिलिट्री पोस्ट डालता है, ताकि कोई भी ट्राइबल रेड इन एब्सेंस ऑफ ब्रिटिश रूल आके उसको रेड ना कर सके। दिस वाज द पॉलिसीज। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड, डोर्स को हम समझ गया। अभी हम क्या करेगा, हम कोटोकीज को समझेगा। ये जो कोटोकीस होता है ये आपका कटाकीस, इसको अहोम लैंग्वेज में कटाकीस कहा जाता था। दीज वेर द मिडिल मैन, मिडिल मैन मतलब डिप्लोमेट्स, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ट्राइबल हिल्स जो है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट उसका लैंग्वेज को जानता है, इसलिए वो डिप्लोमेट की तरह दोनों के बीच में नेगोशिएशन कराता है। नाउ कोटोकीस का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले अहोम में स्टार्ट होता है। अहोम डायनेस्टी इसको इंट्रोड्यूस करता है, और अहोम डायनेस्टी में जिसको इसको जो इंट्रोड्यूस करता है ही इज प्रताप सिंह। ओके, सो प्रताप सिंह ये पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करता है, ताकि वो फ्रंटियर हिल्स लोग को कंट्रोल कर सके, बात कर सके, नेगोशिएट कर सके। ओके, सो कोटोकीज कौन है? पहला फर्स्ट पॉइंट, दे आर ब्रिज, ब्रिज मतलब दे आर डिप्लोमेट्स, मिडिल मैन, जो इंटरप्रेट कर सकता है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल एज आपका ट्राइबल चीज के वजह से साथ। उसके अलावा जितना भी कोटोकीज होता है वो लोग बेसिकली लोकल असमीज लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानता है। ओके, वो लोग लैंग्वेज, कस्टम, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्लेन का जो रास्ता है, प्लेन से हील का जो रास्ता होता है, फॉरेस्ट रास्ता, ब्रिटिश लोग फॉरेस्ट रास्ता को इतना नहीं जानेगा जितना कोटोकीस लोग को मालूम होगा। सो वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट का जो रास्ता होता है उसको मालूम होता है कहाँ से जाना है, दे रिकॉग्नाइज दैट। ठीक है, इसीलिए आपका जो जो कोटोकीस होता है उसको ब्रिटिश कुछ सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन देयर इन्फ्लुएंसेस। वो लोग रिकॉग्नाइज करता है कि कोटोकीस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक म्यूचुअल पीसफुल नेगोशिएशन वो कर सके विद द हिल ट्राइब्स। ठीक है, तो कोटोकीस लोग का फंक्शंस क्या होता है? पहला फंक्शन, वो लोग इंटरप्रेटर्स होता है, यानी कि वो ब्रिटिश और उसके बीच में बात करता है। उसके अलावा दूसरा, पूसा डिस्ट्रीब्यूशन,
किसको कितना पुसा दिया जाएगा, कितना रेवेन्यू दिया जाएगा बेस्ड ऑन द कैश एंड द गुड्स, वो आपका कोटोकीज लोग डिसाइड करता है, वो लोग बात करता है। उसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग, मतलब ये कोटोकीज लोग ब्रिटिश का आंख और कान बन के घूमता है। कुछ भी अगर रिवोल्यूशन हो गया, कुछ भी ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसको वो ब्रिटिश को बताता है और उस हिसाब से एक्ट किया जाता था। सो ब्रिटिश के लिए कोटोकीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। उसके अलावा एस्कॉट्स, एस्कॉट्स मतलब ऐसा है कि सपोज कोई ब्रिटिश ऑफिसर आए, तो ये ब्रिटिश ऑफिसर को जाना है हिल में, सपोज मान के चलो नागा हिल्स में जाना है, तो नागा हिल्स में उसको जो एस्कॉट्स करता है वो कोटोकीस होता है। कोटोकीस क्या करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा और उसको वो हिल में पहुंचाएगा, वहां से सेफली उसको वापस लेके आएगा। और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एराइज होता है, कोई भी माइनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्राइबल्स एंड द विलेजर्स, तो उसको ये कोटोकीज जो होता है वो सॉर्ट आउट करता है इंस्टेड ऑफ टर्निंग इनटू ए वार। समझिए। सो ये आपका काम रहा था कोटोकीज का। ठीक है। सो कोटोकीज लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्यों बोलने से, ये लोग पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशंस, मतलब ये लोग फ्रंटियर डिप्लोमेसी के अंदर में आता है कोटोकीज लोग। एवरी फ्रंटियर डिप्लोमेसी को वो मैनेज करने में काम आता है। वो बताता है कि विलेज वाला को कि किस तरह से आपको क्या पॉलिसी डालना है, कहाँ डालना है, एंड हाउ टू अप्रोच दोज पीपल। उसके वजह से जितना भी फ्रिक्शन होता है बिटवीन द ट्राइबल्स एंड ब्रिटिश, उसको ऑफन वो वायलेंट आउटब्रेक होने से पहले वो बंद कर देता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव, वो बहुत चीपर होता है कोटोकीज को पे करके। ठीक है। उसके बाद वो जो चीपर वे में कोटोकीज को पे किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म विद द कोटोकीज ये है कि डबल डीलिंग, ज़्यादातर जो कोटोकीज होता है दे वेर ऑफन एक्यूज फॉर द डबल डीलिंग। होगा। डबल डीलिंग मतलब ये जो ब्रिटिशर्स होता है, वो ब्रिटिशर्स को सिर्फ वही बताता है जो उसको सुनना है। उसके बाद ट्राइबल चीफ्स को सिर्फ वो बताता है जो ट्राइबल चीफ सुनना है, यानी कि प्लीजिंग एपीसमेंट पॉलिसी खेलता था वो। उसके अलावा करप्शन, बहुत सा कोटोकीज लोग करप्टेड भी था। जैसे कि आपका ककोटीस और गालोंग जो बोलता है, ये एक इंसिडेंट है कोरिपिया का। वहाँ पे आपका जो मिडिल मैन होता है, वो जो पोसा मनी है उसको लेने के वजह से ब्रिटिश और मोम्पा चीफ्स में जो मिसकम्युनिकेशन, जो फाइट होता है, वो बेसिकली आपका कोटोकीज की वजह से होता है। उसके वजह से ये इश्यू को हम लोग थोड़ा बाद में मोम्पा में देख लेगा। ठीक है। उसके अलावा पावर पावर डायनेमिक्स, सिंस वो लोग फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है कोटोकीज लोग, इसीलिए वो लोग के पास ग्रेट डील ऑफ पावर होता है, बोथ ओवर द ब्रिटिश ऑफिसर एंड एज वेल एज ट्राइबल लीडर्स के ऊपर में भी। ठीक है। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड पूसा सिस्टम। पूसा एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ पेमेंट था जो ट्राइबल हिल्स को किया जाता था। और ये सिस्टम भी आपका हिल्स यानी कि आहोम के समय में हिल्स के साथ किया गया था। और आहोम समय में भी इसको इंट्रोड्यूस करने वाला प्रताप सिंहा था। ठीक है। तो इसमें क्या होता था, पेमेंट जो ट्राइबल चीफ्स को दिया जाता था आहोम पीरियड में बाय प्रताप सिंहा। ठीक है। तो ब्रिटिश जो इसको कंफ्यूज करता है, ब्रिटिश सोचता है कि पूसा एक ब्लैकमेल है, होगा, क्योंकि वो लोग को कल्चरल रूल्स पता नहीं है। सो वो कंपेयर पूसा को वो चोट पेमेंट ऑफ द मराठीज उसके साथ वो कंपेयर करता है। समझ गया। यही कंफ्यूजन के वजह से ब्रिटिश जो बहुत समय तक वो लोग इनिशियली फॉलो करता है, लेकिन बाद में वो लोग डिनाई करता है। सो इनिशियली जैसे फर्स्ट टाइम में आपका जो डेविड स्कॉट है, वो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द ट्राइबल वो पॉलिसी को कंटिन्यू करता है। लेकिन बाद में ब्रिटिश जो क्या करता है, ये जो पैसा देने, सॉरी, ये जो पूसा दिस सिस्टम देने का जो सिस्टम है, उसको वो इन कैश में देने के लिए स्टार्ट करता है। पहले का पूसा क्या होता है, वो गुड्स में देता है, कलेक्टिंग गुड्स में। विलेज को एवरी ईयर 6 मंथ और 1 साल का ड्यूरेशन में गुड्स के साथ यानी कि सामान उमान देता है इंस्टेड ऑफ रेडिंग। तो वो चीज़ को अवॉइड कर देता है। और उसके बाद वो लोग ब्रिटिश क्या करता है, नया सिस्टम लेके आता है कैश पेमेंट में, होगा। और वो इसलिए करता है ताकि वो ना कंट्रोल रख सके ओवर द विलेजर्स, इसलिए वो कैश में पैसा देने स्टार्ट करता है। ठीक है। और ये पूसा जो है उसको ऐसे टूल ऑफ कंट्रोल वो लोग यूज करने स्टार्ट करता है। ठीक है। वो लोग ऐसे करता है, कैरेट एंड स्टिक बोलता है ये पॉलिसी को। अगर ट्राइबल्स तो उसका बात मानेगा तब पूसा का पेमेंट इन कैश देगा, अगर नहीं मानेगा तो वो क्या करेगा, उसको नहीं देगा पूसा। ठीक है। सो अभी हम लोग देख लेगा कि पूसा किस किस ट्राइब को कैसे कैसे दिया जाता था। तो फर्स्ट है पूसा टू रूसो ट्राइब्स। रूसो ट्राइब्स यानी कि अका ट्राइब। तो अका ट्राइब का जो पूसा एग्रीमेंट है, वो आपका कैप्टन GT गॉर्डन वो रूसो चीफ्स के साथ मिलके, ठीक है,
1844 में एग्रीमेंट करता है, जिसके बेस पे वो पेंशंस आपका जो रूसो ट्राइब है, अका ट्राइब लोग को पेंशन देने का वो फिक्स करता है। और फिक्स अमाउंट कितना होता है? 668। ठीक है, लाइकली इन द रुपीस बोल रहा है, 668 में वो लोग पे किया जाता है। और ये एक्सटेंशन बाकी जितना भी 6 मोर चीफ्स ऑफ द रूसो ट्राइब है वो लोग सबको देता है, जिसके चलते एक बहुत सिंपल सा एक गुड सिस्टम ऑफ वर्क होता है, यानी कि कोई वो लोग के बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, नाउ इनिशियली ये जो सिस्टम होता है ये बहुत पीसफुली जाता है, लेकिन आगे जाके ये जो आकाश होता है यानी कि रूसो ट्राइब, वो लोग का जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। वो लोग चाहता है था कि जो 668 रुपीज़ पे किया जा रहा है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और यही डिमांड के चलते ब्रिटिश क्या करता है, एज ए पनिशमेंट वहाँ पे एक एक्सपेडिशन सेंड करता है, और साथ ही साथ वहाँ का जितना भी पूसा है उसको वो मतलब बंद कर देता है पेमेंट को। उसी के चलते रूसो ट्राइब इन 1888 वो ब्रिटिश के ऊपर में सरेंडर करता है, और आफ्टर सरेंडर ब्रिटिश जो फिर से दोबारा पूसा को स्टार्ट करता है, ये मतलब कंडीशन के साथ कि वो लोग दोबारा रिवोल्ट ना करें। ठीक है, उसके बाद पूसा टू द निशी ट्राइब्स। नाउ निशी चीफ्स लोग ज़्यादातर उस समय में दौर के सामने में रहता, दौर मतलब फर्टाइल लैंड के अंदर में, है ना। तो उसमें पूसा का जो एक्सचेंज होता है वो आपका 4 दौर, और दूसरा है 9 दौर, जहाँ जहाँ में वो जो पीपल लोग रहता है वहाँ में इसका एग्रीमेंट किया जाता है। तो 4 दौर के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें वो लोग को मतलब पूसा इन काइंस नहीं बल्कि इन केस देगा बोल के वो बताता है। उसके बाद 9 दौर का जो निशीस होता है वो लोग भी एग्री करता है कि वो लोग कैश में रिसीव करेगा। सो एनुअली ब्रिटिश जो अराउंड 2494 रुपीज़ पे किया जाता था आपका ट्राइब्स लोग को, स्पेशली दौर्स ऑफ द 4 दौर एंड 9 दौर को होगा। और उसके बाद दे फाउंड कि ये जो पूसा का पेमेंट बेसिकली आपका जितना भी सिस्टम है निशी का जो सिस्टम, वहाँ पे बहुत पीसफुली एक्सेप्टेड होके बहुत समय तक पीसफुल मेंटेन किया गया है। ठीक है, वहाँ पे कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, और इसी के चलते बहुत सा पीपल लोग ट्रस्ट करते हुए ब्रिटिश को ऑल द वे फ्रॉम द हिल्स वो लोग प्लेन में शिफ्ट होता है। दैट इज व्हाट द स्क्रिप्चर सेज। ठीक है, नेक्स्ट पूसा टू द शेरटुकपेन ट्राइब्स। सो शेरटुकपेन ट्राइब्स लोग को ब्रिटिश एक एनुअली फिक्स अमाउंट ऑफ 1740 पूसा दिया जाता है। ठीक है, और डिस्पाइट पूसा को रिड्यूस करता है ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ऑल द ट्राइब, शेरटुकपेन चीफ्स लोग का पूसा को एनुअली रिड्यूस करने के बाद भी दे बहुत एमिकेबली वो लोग वो रिडक्शन को भी एक्सेप्ट करते हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक पीसफुल मतलब ट्राइब के साथ बैठता है, पीसफुल सॉल्यूशन के साथ बैठता है। ठीक है, उसके बाद पूसा टू द मोम्पा चिप्स। नाउ पूसा टू द मोम्पा चिप्स आपका 1844 में स्टार्ट होता है बाय कैप्टन गॉर्डन। वो आपका जो एग्रीमेंट होता है वो आपका 7 राजास ऑफ कुरापारा दोरस उसके साथ वो मिलता है। नाउ ब्रिटिश और मोम्पास का कभी कोई अल्टरकेशन नहीं होता, लेकिन अल्टरकेशन स्टार्ट होता है इन यानी कि अल्टरकेशन स्टार्ट होता है इन 1850 में। ओके, 1850s का जो ड्यूरेशन है उसमें स्टार्ट होता है, बिकॉज उस समय में जो जो कोटोकीस नोन एज गालोंग ऑफ तालुंग जोंग गोम्पा एंड न्यात्संग, ये लोग वो आदमी है जो मोम्पास का ऑन बिहाफ में कोटोकीस था, जो मोम्पास का बिहाफ में उसका पूसा को कलेक्ट करके चीफ तक पहुंचाना। तो दीज पीपल ये लोग करप्टेड हो जाता है। ठीक है, करप्टेड होके जो पैसा देना था उसको वो लोग नहीं देता है। सो उसी के चलते ये कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग को फिर आपका जो ब्रिटिश होता है वो सॉर्ट आउट करता है, और एक पीसफुल एग्रीमेंट फिर 1853 में साइन करते हुए पूसा का जो पैसा है वो आपका मोम्पा चीफ्स को दे देता है, और एनुअली मोम्पास पर पेड पूसा चीफ्स ऑफ 5000। नेक्स्ट पूसा टू द हिल मेरिज होगा। पूसा टू द हिल मेरिज के बारे में ये बेसिकली रिपोर्ट ऑन द प्रोविंस ऑफ असम ऑफ 1854 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये जो हिल मेरिज है बाकी सब ट्राइब के कंपेयर में हिल मेरिज लोग को पूसा केस और काइन दोनों में दिया जाता था, पैसा में भी देता था और काइंस में भी दिया जाता था। काइंस में वो लोग को हर साल पैसे के साथ साथ मनी के साथ साथ 12 मॉन्स ऑफ द सॉल्ट यानी कि 12 मॉन्स ऑफ द रॉक सॉल्ट दिया जाता था, और उसको वो लोग एनुअली रिसीव करता था। ठीक है, तो ये उसी के चलते ये लोग क्या करता है, हिल्स मेरिज लोग बहुत सा इसका जो ट्राइब्स होता है इन ल्यू ऑफ दिस असेसमेंट वो लोग स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द असम एरियाज में आके रह जाता है। एरियाज लाइक सिसी, बोरगांव, धेमाजी, बोरदोलोनी, ये सब एरियाज में आके बैठ जाता है, और जो अभी तक भी पाया गया है। ठीक है, ये लोग का ट्राइब्स लोग का। नेक्स्ट पूसास टू द आडिस।
नाउ पूसास्तुदा आदिस का बारे में रिकॉर्ड आपका बुरंजीस में लिखा गया है। आदिस जो ऐसा पीपल था जिसको पूसा एलोंग विद द पाइक्स दिया जाता था ड्यूरिंग द अहोम टाइम। ओके, पाइक्स मतलब लेबर, जो फुट लेबरर से जो खेती में काम कर सकता है। तो ये जो पाइक्स लोग क्या करता था, आदि का जो लैंड है वहाँ पे वो लोग कल्टीवेशन कर देता था। उसके अलावा ये लोग फिशरमैन है ना, खेल्स बोलता है, फिशरमैन भी था जो फिश करके आदि लोग को दिया जाता था। ओके, तो यही सर्विस के लिए वो जो क्या करता था, अहोम जो कभी भी जो आदि से वो लोग को कम्प्लीटली कभी रेवेन्यू पे नहीं किया है, क्योंकि वो लोग को पाइक सोल्जर्स देता था, ऐसा पाइक सोल्जर जो वो लोग का खेती और वो लोग के लिए फिशरमैन बन के काम कर सके। ओके, इन काइंड होगा। और उसके अलावा जितना भी आरडीएस होता है वो लोग अपना जो कैश होता है उसको काइंड्स में बदलता है, जैसे मेटल और सॉल्ट, तबाको, रम एंड ओपियम, वो लोग का जो ओपियम होता है उस हिसाब से बदल जाता है। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में ये जो मॉनेटरी होता है ब्रिटिश उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके वो उसको मतलब कैश से कन्वर्ट करके कम्प्लीटली मॉनेटरी पेमेंट देना चाहता है। और ऐसे बोला गया है कि पादम मिन्योंग लोग का जो सेक्शन है वो लोग को तब तक पूछा दिया है टिल द फर्स्ट एंग्लो वार। एक बार जो आपका जो एंग्लो अवर वार के बाद उसके बाद दोबारा कोई पूसा आदि ट्राइब्स लोग को नहीं दिया गया है। ठीक है, और पूसा देने से भी आदि ट्राइब्स लोग का अराउंड 3312 पर ईयर डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ द आदि क्लैंस लोग को दिया गया है। तो यहाँ पे एक ब्रेक डाउन है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स को कितना कितना रुपया मिलता था आदिस के समय में। जैसे अबोर आदिस जिसको पादाम कहा जाता है 1096, मर्बो 562, मिन्योंग 465, दुकुसिले 427, ठीक है, पादू 264, पादुंग होता है, ये पादुंग होता है, मांगकोंग आपका मतलब 55 रुपीज़ करीब, रतुंग आपका 51 रुपीज़ करीब। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट है जो आदिस लोग को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आदिस लोग का हिल एक्सपेंशन में वो लोग का जो वार चला है उसके चलते ये लोग को पूसा बंद कर दिया है। नेक्स्ट पूसा टू द नॉक्टेस। नाउ इसको आपको समझना है, ये जो नॉक्टे ट्राइब है दे वेर वन ऑफ द मोस्ट मतलब डोमिनेट ट्राइब जो सेल्फ सफिशिएंट था, इसीलिए ब्रिटिश जो इसके साथ कोई पूसा सिस्टम नहीं किया। रिमेंबर, नॉक्टेस वेर नॉट द रिसिपियन ऑफ द स्टैंडर्ड पूसा सिस्टम। ठीक है, इनसेड वो ब्रिटिश के साथ एक ट्रेड एंड रिसोर्स कंट्रोल रिलेशनशिप वो मेंटेन किया है। समझ में आए, नॉक्टेस लोग बहुत सेल्फ सफिशिएंट था, वो लोग का अपना रॉक सॉल्ट अपना रिसोर्सेज से सेल्फ सफिशिएंट था, तो इसीलिए सॉल्ट के लिए वो ब्रिटिश को ट्रेड करता था। ठीक है, और ब्रिटिश जो सॉल्ट के लिए ट्रेड करता है इसलिए कोई पूसा पे नहीं किया है। ठीक है ना, उसके अलावा अहोम के समय में अहोम का जो किंग है वो एक नागा खाद्स बोलता है। नागा खाद्स एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है जो आपका नॉक्टेस को दिया गया था। समझ रहा है, तो ये एरिया में आपका जो ब्रिटिश लोग है वो लोग ये एरिया में एज अ सब्सिडी अपना जो हाई क्वालिटी ट्री को ग्रो करने के लिए वो एरिया को नॉक्टेस से रेंट में लेता है, तो वही रेंट को पे करता है आपका ब्रिटिश, तो वो पूसा नहीं है। तो ये चीज़ को आप समझ जाओ, ऑफ ऑल द ट्राइब्स आदि के बाद नॉक्टेस वो ट्राइब है जिसमें पूसा नहीं है। और पूसा जो यानी कि जो सब्सिडीज पे करता है वो इसलिए पे करता है क्योंकि आपका जो नागा खाद जो मिट्टी होता है वो हमें हाई क्वालिटी ऑफ टी प्लांट ग्रो कर सकता है, और ब्रिटिश को वो चाय चाहिए था, इसीलिए वो रेंट में आपका नॉक्टेस से लेता है और उसको वो सब्सिडी के फॉर्म में पे करता है। इतना ठीक है। सो आगे जाके आपका जो नॉक्टे चीफ्स लोग होता है वो लोग एनुअली जितना भी पेमेंट ऑफ दिस लैंड होता है उसको वो लोग 200 से 250 बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये जो ब्रिटिशर्स होता है वो लोग चाहता था कि वो लोग ये कंप्लीट जो एरिया है उसको कंट्रोल कर सके, ताकि वो सॉल्ट एज वेल एज टैक्सेस जो है उसको ना दे आपका जो नॉक्टेस को। उसके अलावा ब्रिटिश जो ये चाहता था कि जितना भी आपका जो नॉक्टेस का जो एरिया है वहाँ से वो म्यांमार का रास्ता एज वेल एज बाकी एरियाज का रास्ता को क्लोज कर सके, क्रॉस मतलब अपना अंदर में रख सके। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश का व्यू से दे कंसिडर नॉक्टेस एज ए फ्रंटियर गार्ड एंड वेरी पीसफुल नेबर्स, बट दे वांटेड टू कंट्रोल दोस हिल एरियाज। वो हिल एरियाज को कंट्रोल करना चाहता था। वो लोग का जो नागा खाट का जो फर्टाइल लैंड है जहाँ में टी ग्रो हो रहा है उसको कंट्रोल करना चाहता था। नॉक्टेस लोग का जो रॉक सॉल्ट है उसको कंट्रोल करना चाहता था। इसीलिए उसके अलावा नॉक्टेस लोग का जो चीफ होता है ना, वो चीफ का बहुत इन्फ्लुएंस होता है अपना विलेजर्स लोग के ऊपर में। सो ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल दोस चीफ, वो मानता था कि चीफ को कंट्रोल करने से पूरा विलेज को कंट्रोल कर सकेगा। इसी के चलते ब्रिटिश जो अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट करता है इन 1870
सॉरी 1871 से एक्सपेडिशन स्टार्ट करता है, जो आगे आके 1875 में, जिसको हम नीनू मैसेकर, ठीक है, नीनू एटीस बोल के हम लोग पढ़ता है, नीनू मैसेकर स्टार्ट होता है। ये एक ऐसे मैसेकर है जहाँ में वो लोग उसका चीफ को इंसल्ट करता है। एज ए रिजल्ट ये लोग रिटालिएट करके 80 सोल्जर्स, वो सोल्जर्स को किल करता है, वो लोग का हेड को लेके चला जाता है। समझ गया? तो उसको नीनू एटीस में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है, होगा, समझ गया? सो इतना तक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो क्लास में हम लोग पढ़ेगा कि ब्रिटिश सब कुछ को पकड़ने के बाद फ्रंटियर असम को वो कैसे मार्क करता है, इनर लाइन को वो कैसे लेके आता है, मैकमोहन लाइन कैसे मार्क होता है, ठीक है। उसके बाद मैकमोहन लाइन यानी कि इनर लाइन परमिट लोग ये सब आने के बाद आपका जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1901, सॉरी 1909, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, वो कैसे होल नॉर्थ ईस्ट स्पेशली अरुणाचल प्रदेश को कैसे इफेक्ट करता है, लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको करके नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्ट्री है उसको खत्म करेगा, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अमरजीत सर का मैथ्स का जो लेक्चर है उसको आप सर को ही मांगना पड़ेगा, नॉट हियर, वेरी सॉरी, ठीक है।